बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले हर बार की तरह नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को से दरख्वास्त है कि चैनल नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। इसी ट्रेन से मेरा कलकत्ते पहुंचना ज़रूरी है। क्या हम दोस्त बनकर आपस में समझौता नहीं कर सकते? ये कहकर मैंने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल कर रिश्वत के तौर पर इसे पेश कर दी। इसने अंगूठी लेकर अपनी जेब में रखते हुए मुझसे कहा, इस अंगूठी के बदले मैं तुम्हारे साथी को माफ कर दूंगा। अब रह गई तुम, मैं तुम्हें तन्हाई में माफ करना चाहता हूँ। अपने साथी से कहो ये दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाए और पायदान में खड़ा रहे। अगले स्टेशन तक मेरी ड्यूटी है। इसके बाद तुम अपने साथी के साथ ऐश करती हुई कलकत्ते चली जाना। ये नहीं हो सकता, केदार ने गुस्से से चीख कर कहा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि अपनी धर्म पत्नी को तुम्हारे पास छोड़कर बाहर पैदान पर चला जाऊं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। केदार, मैंने डांट कर कहा, क्या तुम जेल में सड़ना चाहते हो? जरा अक्ल से काम लो। सिर्फ अगले स्टेशन तक की बात है। इंस्पेक्टर शरीफ आदमी है, ये हमें कलकत्ते जाने की इजाजत दे देंगे। जाओ बाहर चले जाओ। वो थोड़ी देर तक खड़ा बेबसी से मुट्ठियां भेजता रहा। मेरा जिस्म को ऐसे देखता रहा जैसे इसके आगे खाना रखकर इससे छीना जा रहा हो। मुझे इस पर बड़ा तरस आया, मगर मैं क्या करती, मजबूरी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। बाहर की तेज़ हवाएं अंदर आ रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो? इस गवार के हत्थे कैसे चढ़ गई हो? ये ना पूछो इंस्पेक्टर साहब, तुम मेरी रिश्वत लेकर हमारा पीछा छोड़ दो। मर्द को अपनी बात का धनी होना चाहिए। ये कहकर मैंने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली। वो सब कुछ भूल गया। सहरज़दा सा होकर मेरे करीब आया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से छू कर कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो, अतिक सुंदर। तुम्हारे आगे वो अंगूठी का असल हीरा भी कांच का एक टुकड़ा है। तुम्हारा चेहरा फूल से ज्यादा कोमल है और होंठ गुलाब की पंखड़ियां हैं। इतना कहकर वो मुझ पर झुकने लगा। उसी वक्त ऊपरी बर्थ से गुराट सुनाई दी। फिर दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर बौखलाहट में चीखता हुआ पीछे हट गया। काली बिल्ली इसकी गर्दन पर पंजा मारती हुई टॉयलेट के दरवाजे की तरफ चली गई थी। दूसरी बार इसने फिर छलांग लगाई और इसके चेहरे पर खराशें डालती हुई निचली बर्थ पर जाकर बैठ गई। इंस्पेक्टर बौखलाया, फिर जलाया और इसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो उछलकर बर्थ के दूसरी तरफ चली गई। इंस्पेक्टर ने गालियां देते हुए इस पर छलांग लगाई। वो कूदकर नीचे आ गई। जब वो नीचे आया तो बिल्ली उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। फिर इंस्पेक्टर के पलटने से पहले ही दोबारा छलांग लगाकर इस पर आई और इसके चेहरे पर पंजे के निशान छोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। खट खटा खट, खट खटा खट भागती हुई ट्रेन ताल दे रही थी, या जैसे बेसुरा तबले जंग बजा रही थी। और इसके साथ कंपार्टमेंट में एक अजीबोगरीब जंग जारी थी। मैं हैरान सी एक कोने में खड़ी हुई एक इंसान और एक बिल्ली की लड़ाई देख रही थी। इतना तो समझ ही गई थी कि वो सामी है और बिल्ली के रूप में वहां तक चली आई है। फिर इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पागल होकर इसका गला दबाने लगा। जरा सी देर में बिल्ली का जिस्म बेजान हो गया। इसने हकारत से इसे एक तरफ फेंकते हुए मुझसे कहा, तुमने कैसी जंगली बिल्ली पार रखी थी? क्या तुम समझती हो कि इससे डर कर मैं तुम्हारा ख्याल छोड़ देता? मैं अभी तुमसे भी समझता हूँ, पहले इसे बाहर फेंक दूं। ये कहकर वो दरवाजा खोलने गया। इसके चेहरे पर जा बजा खराशें पड़ गई थी और इनसे खून रस रहा था। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, बिल्ली ने अचानक ही जिंदा होकर हुर्राते हुए
इस पर छलांग लगा दी और वो खुले हुए दरवाजे पर खड़ा था। इस अचानक हमले से लड़खड़ा गया। पायदान पर खड़े हुए केदार ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया, इसे पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिया। फिर दूर तक इंस्पेक्टर की चीख सुनाई देती रही। ट्रेन भागती रही और केदार एक हाथ से हैंडल पकड़े लटका हुआ था। वो उछलकर अंदर आ गया। खट खटाखट, खट खटाखट, दरवाजा बंद हो गया। बर्थ के नीचे बैठी हुई मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने घबरा कर केदार से कहा, ये सामी है, इसे पकड़कर बाहर फेंको। वो बर्थ के नीचे से बाहर आ गई। केदार उसे पकड़ने गया तो वो उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। मैंने सोचा कि फिर वही जंग शुरू हो जाएगी। ट्रेन का अगला स्टॉप करीब आ रहा था। वहां हमारे पकड़े जाने का खदशा था, बल्कि यकीन था। जब तक इंस्पेक्टर की तलाश जारी रहती, वो हमें लाकअप में रखते। मैंने कहा, केदार, इसे छोड़ो, जंजीर खींचो, हम जंगल के रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये हरामजादी अव्वल तो हाथ नहीं आएगी, हाथ आएगी तो मुर्दा बन जाएगी। हम इससे बाद में निमट लेंगे, पहले थाने वालों से बचने की कोशिश करो। केदार ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुकते रुकते भी आध मील तक घसीटती चली गई। मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो मुझसे पहले ही सामी छलांग लगाकर बाहर चली गई। ये तो हम समझ ही गए थे कि वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें इस वक्त कानून से बचना था, इसलिए हम ट्रेन से उतरते ही जंगल के अंदर भागते चले गए। हम कहाँ जा रहे थे ये हम नहीं जानते थे। एक खौफ था जो हमें भिगा रहा था। हम जादू मंत्र के जरिए पुलिस और कानून से खुद को नहीं बचा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा नजरबंदी की रेखा खींचकर बैठ जाते, ऐसे में कोई हमें नहीं देख सकता था। लेकिन हम कब तक इस जंगल में पुलिस की नजरों से छुपे रहते। इस वक्त इस अलाव से जितनी दूर निकल जाते इतना ही बेहतर होता। इसलिए हम कभी भाग रहे थे, कभी तेजी से चलते हुए सांसें दुरुस्त कर रहे थे। भागने, रुकने और हाँफने के दौरान जब भी हमने पलटकर देखा तो इस जंगल के अंधेरे में स्याह बिल्ली की दो चमकती हुई आंखें पीछा करती हुई नजर आईं। वह साए की तरह हमारे साथ लगी हुई थी और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर न जाने हम कितनी दूर निकल आए। आसमान पर सुबह की सफेदी झलक रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी बस्ती नजर आई। हम ठहर गए, बस्ती से दूर खड़े हाँफते रहे। फिर मैंने केदार से कहा कि हमें बस्ती में नहीं जाना चाहिए। अगर पुलिस हमें तलाश करती हुई यहाँ तक आ गई तो बस्ती वाले कानून का साथ देंगे, लिहाजा हमें किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। इस आबादी से कतरा कर निकल जाना चाहिए। ये फैसला करके हम एक लंबा चक्कर काटते हुए इस बस्ती से दूर निकल गए। केदार ने कहा, मुझे भूख लग रही है, तुम भी थक गई हो, हम कुछ खा पीकर थोड़ी देर आराम करेंगे। केदार एक लंगड़े आदमी का भेष बदलकर बस्ती की तरफ चला गया। मैं रक्षा कुंडल बनाकर बैठ गई। बैठने के थोड़ी देर बाद नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी। रात भर की जागी हुई थी, मुझसे बैठा ना गया, वहीं घास पर सो गई। तकरीबन 2 घंटे के बाद केदार सूखी रोटियां और आम का अचार लेकर आया। मुझे सोते देखकर इसने 2 रोटियां खाई, पानी पिया और बाकी मेरे लिए रखकर सो गया। दोपहर को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही बस्ती के कुछ लोगों के साथ हमें तलाश कर रहे थे। मैं उन्हें देख रही थी, मगर वो रक्षा कुंडल के अंदर मुझे नहीं देख सकते थे। इंस्पेक्टर ने एक आदमी से कहा, तुम तो कहते थे कि वो लंगड़ा भीख मांगकर इसी तरफ आया है, मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हजूर, आदमी ने जवाब दिया, मैंने जो देखा था वही आपसे कह दिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वो बातें करते हुए दूर निकल गए। मैं इत्मीनान से रोटियां खाने लगी। जब दोपहर ढल गई और दरख्त के साए फैलने लगे तो मैंने केदार को जगाया और उसे बताया कि पुलिस हमें तलाश करती हुई इस तरफ गई है, हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। केदार ने खड़े होकर दूर दूर तक देखा,
कोई नजर नहीं आ रहा था। हम रक्षा कुंडल से बाहर आ गए। इसी वक्त सामी म्याऊं कहती हुई एक दरख्त से कूदकर हमसे जरा दूर आकर खड़ी हो गई और मुझे यूं घुरा कर देखने लगी जैसे कि कह रही हो कि कहाँ बचकर जाओगी, मैं पाताल तक तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने जला कर कहा, केदार इसे पकड़ लो और यहाँ से दूर इसे ऐसी जगह ले जाकर मारो कि फिर इसे जिंदा होने के लिए दोबारा किसी जानवर या औरत का जिस्म ना मिले। केदार उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो वो भागने लगी। इस जंगल में अच्छी खासी दौड़ शुरू हो गई। केदार उसके पीछे भाग रहा था और मैं केदार के पीछे भाग रही थी। 1 घंटे के बाद वो परेशान होकर बोला, फजूल है, मैं इसे पकड़ूंगा तो ये मुर्दा बन जाएगी। मैंने सामी को गालियां देते हुए कहा, मुर्दा बन जाए, तू इसे जमीन खोद कर गाड़ देना, फिर मैं देखूंगी कि वो दूसरा जिस्म कहाँ से पाती है। इस जंगल में तो जानवर भी नजर नहीं आते हैं। मेरी बात खत्म होते ही एक हिरनी नजर आ गई। वो बहुत दूर दरख्तों के झुंड से चौकड़ियां भरती आ रही थी। इसके बाद घोड़ों के हिनहिनाने और टापे मारने की आवाजें आने लगी। हिरनी दूर निकल गई थी और इसके पीछे जाने वाले घोड़सवार हमें देखकर रुक गए। वो तादाद में 11 थे। इनमें 10 सिपाही थे, लेकिन इनके जिस्मों पर भारतीय सिपाहियों की वर्दियां नहीं थी। मैंने देखते ही समझ गई कि वो किसी स्टेट के सिपाही हैं। इनके आगे एक सफेद घोड़े पर एक उधेड़ उम्र का आदमी गर्दन अकड़ाए, सीना फुलाए, अपनी इनफराती शानो शौकत का इजहार कर रहा था और मूंछों पर ताव देते हुए अपनी निगाहों से मेरे जिस्म को टटोल रहा था। एक सिपाही ने हवाई फैर करते हुए बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों अमनारके के महाराज धीरज राजपत राय के चरणों में हो, अपने सरों को झुका लो। हमने सर झुकाकर प्रणाम के लिए हाथ जोड़ दिए। मैंने झुकी हुई नजरों से देखा, राजपत राय ने अपनी राइफल एक सिपाही की तरफ उछाल दी थी। सिपाही ने उसे एक हाथ से रोक लिया था। फिर राजपत राय अपने घोड़े को एड़ लगाकर केदार की तरफ बढ़ा। अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे रोनते हुए गुजर जाएगा। केदार छलांग लगाकर जमीन पर लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ